स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी IQ और मैं हूं वरुण जौहरी। क्या भारत की सेना, इंडियन आर्मी, कभी सरकार को भारत में टेक ओवर कर सकती है? ये सवाल आमतौर पर हमारे दिमाग में नहीं आता है, ना ही इस पर हम ज़्यादा बातचीत करते हैं। लेकिन 2012 में ऐसा क्या हुआ था कि सरकार और सेना के बीच के रिश्तों को शक की नज़र से देखा जाने लगा था? क्या हुआ था उस रात जब भारत की ही सरकार भारत की सेना से डर चुकी थी? क्यों ये सवाल बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था 2012 में? बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। 16 जनवरी 2012 का दिन था। एक दिन पहले ही 15 जनवरी को दिल्ली में आर्मी डे सेलिब्रेशन खत्म हुआ था। आर्मी डे था 15 जनवरी को, उसका सेलिब्रेशन, उसका पूरा समापन हुआ था। ये वही दिन था 16 जनवरी का जब उस समय के जो आर्मी चीफ थे, जनरल VK सिंह, वो भारत सरकार को पहली बार लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे। मतलब ये पहली बार था कि कोई इंडियन सर्विंग चीफ भारत की सरकार को लेके सुप्रीम कोर्ट में गया है। उनका एक डेट ऑफ बर्थ का जो इशू चल रहा था, जो केस था, उस पर ये पूरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया था इसी दिन। और इसी दिन की 16 जनवरी 2012 की रात करीबन 1 से 2 बजे के बीच में, जब 16 जनवरी और 17 जनवरी की रात लग चुकी थी, हरियाणा के हिसार से इंडियन आर्मी की, भारतीय सेना की 33वीं आर्मर्ड डिवीजन की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं अपने फाइटिंग व्हीकल्स के साथ, अपने पूरे फाइटिंग जो उनकी गाड़ियां थी उनके साथ में। कुछ किलोमीटर वो चल भी चुके थे और दिल्ली तक पहुंचने भी वाले थे। और ऐसा बताते हैं कि दिल्ली के नजफगढ़ में उनको पार्क किया जाना था। वहीं दूसरी तरफ उसी रात को आगरा से इंडियन आर्मी का, इंडियन मिलिट्री का 50 पैरा ब्रिगेड, ये भी दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और ये बताया जाता है कि इन्हें दिल्ली के पालम में पहुंचना था। जब ये बात पता चली उस समय की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और उन्होंने ये पता किया कि भाई बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के ये यूनिट 2 इंडियन आर्मी की बड़े पैमाने पर कैसे दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये बात बताई गई डिफेंस मिनिस्ट्री में और PM ऑफिस में, प्रधानमंत्री के ऑफिस में। उस समय प्रधानमंत्री भारत के हुआ करते थे मनमोहन सिंह और डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंटनी। तो 17 जनवरी की रात क्योंकि लग चुकी थी, करीबन 4 से 5 बजे के बीच में ये बात बताई जाती है डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी को और मनमोहन सिंह को, प्राइम मिनिस्टर को। तो रक्षा मंत्री को, डिफेंस मिनिस्टर को ये आदेश मिलता है कि पता लगाइए और जांच कीजिए कि ये हुआ क्या है। ये बिना किसी नोटिस के, बिना कुछ बताए किस तरह से मूवमेंट हो रहा है इंडियन आर्मी की 2 यूनिट्स का दिल्ली की तरफ। तो इस मूवमेंट को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय आधी रात में दिल्ली की तरफ आने वाले ट्रैफिक को रोकने के लिए टेरर अलर्ट जारी कर दिया, आतंकी अलर्ट, आधी रात में। और पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि हर एक गाड़ी को प्रॉपर चेक किया जाए, पूरी तरह से चेक किया जाए। केंद्र सरकार का इसका उद्देश्य मेन यही था कि जो ट्रैफिक बढ़ रहा है दिल्ली की तरफ, उसे किसी भी तरह उसकी स्पीड को कम किया जाए, जिससे ये जो आर्मी की यूनिट्स आ रही हैं, इनका मूवमेंट है, ये भी स्लो डाउन हो जाए, ये भी कम हो जाए। उस समय भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे शशिकांत शर्मा। वो अपनी मलेशिया की एक विजिट पर गए हुए थे भारत की तरफ से। आधी रात को उन्हें कॉल किया जाता है और मलेशिया में उनकी विजिट को रोककर जल्दी से जल्दी भारत वापस आने के लिए कहा जाता है। शशिकांत शर्मा सुबह 17 जनवरी की सुबह अपने ऑफिस में पहुंचते हैं भारत आके, और वो उस समय के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी को बुलाते हैं ऑफिस। AK चौधरी उनके ऑफिस जब आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आखिर ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, इसके बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। तो चौधरी बताते हैं कि इसके बारे में उन्हें पता था और ये सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज है आर्मी की, ये सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज हो रही है। इसके बारे में मिलिट्री को खबर थी, आर्मी को खबर थी DGMI में और DGMO में। डिफेंस सेक्रेटरी ने उस समय DGMO चौधरी को बताया, पूछा कि उनसे कि ये आखिर मैकेनाइज यूनिट, ये जो बढ़ रही है दिल्ली की तरफ, और ये जो 50 पैरा ब्रिगेड है, ये आखिर क्या है, इनके बारे में पूरी डिटेल के साथ आप आइए वापस। तो उसके बाद चौधरी ने बताया उन्हें कि ये दरअसल हरियाणा की जो हिसार से जो बढ़ रही है 33वीं आर्मर्ड डिवीजन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट की, वो दरअसल अपना एक डिफरेंट ऑपरेशन के लिए अपनी स्पीड और टाइम चेक कर रहे हैं। उनका ये है कि वो मूवमेंट कितनी तेज़ी से कर पाएंगे इतने डिस्टेंस का, जो हिसार से दिल्ली तक का डिस्टेंस है, जहां उन्हें आना है नजफगढ़ में, वो पूरा डिस्टेंस वो चेक कर रही है, वो किसी और जगह के ऑपरेशन के लिए।
और वो वेस्ट साइड में, जो वेस्टवर्ड साइड में फिरोजपुर की तरफ इसलिए नहीं बढ़ सकते हिसार से क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी को पता चल जाता है। वो वहाँ पे बिना, क्योंकि उनको नोटिस नहीं किया गया, उनको नोटिफाई नहीं किया गया, तो वो वहाँ पे अपनी सेना तैनात कर सकती है। तो इसलिए उस साइड हमने बढ़ना उचित नहीं समझा और हमने दिल्ली की तरफ बढ़ना उचित समझा। दूसरा, वो बताते हैं कि जो आगरा से 50 पैरा ब्रिगेड दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, उसने तो अपनी मीडिया ब्रीफिंग भी दी थी 3 हफ्ते पहले ही, और वो ऐसा भी बताते हैं कि ये यूनिट अपनी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट और उसकी वेपनरी है, उस पूरे इक्विपमेंट्स के साथ में वो अपना पूरा फॉग के दौरान, जो उस समय क्योंकि जनवरी का समय था और सर्दी में उन्हें एक मूवमेंट करना था, तो फॉग में अपनी स्पीड को चेक करने के लिए अपनी पूरी वेपनरी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ में वहाँ से आगरा से बढ़ना शुरू करती है। उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने दिल्ली के पास जो हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल है, वहाँ पे अपने जो C-130 हर्कुलस विमान है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, उनको रखा हुआ है। तो ये जो यूनिट थी जो आगरा से बढ़ रही थी, वो ये चेक करना चाह रही थी कि बाय रोड क्या वो दिल्ली हिंडन इतनी जल्दी पहुँच सकती है कि वो अपना जो लॉजिस्टिक है वो एयरबॉर्न कर पाए खुद को। तो ये सब चीज़ें वो रीजंस वहाँ पे बताते हैं। इसके बाद जनरल चौधरी को, जो लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी थे, उन्हें बताया जाता है कि भाई आप तुरंत एक आदेश दीजिए इन दोनों यूनिट को कि वहाँ पे हॉल्ट करें, वहाँ पे रुकें और वापस अपने आगरा जाएं और हिसार में जाएं, अपने जो उनके यूनिट हैं, जो उनके बेस हैं। चौधरी ऐसा ही करते हैं, इन दोनों यूनिट्स को आदेश मिलता है, ये हॉल्ट करती हैं, उसके बाद ये वापस अपने मूवमेंट को रोकते हुए वापस आगरा और हिसार की तरफ रवाना हो जाती हैं। तो 17 जनवरी का दिन था, ये यूनिट्स अपने अपने बेस पर वापस चली जाती हैं। सरकार क्योंकि डीजीएमओ चौधरी की बातों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो उसने छानबीन कराई। उस समय सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने छानबीन करवाई और ये पता चलता है उसमें कि वेदर रिपोर्ट्स देखी गई। 17 जनवरी को असल में बहुत ज़्यादा फॉग था, तो चलिए एक बात तो ये साफ़ हो गई कि फॉग के दौरान वो एक्सरसाइज अपनी पूरी कर रही थी जो आर्मी की 50 पैरा ब्रिगेड की यूनिट थी। दूसरी चीज़ उन्होंने पता कराया सरकार ने कि हिंडन जो एयरपोर्ट टर्मिनल है दिल्ली के पास, वहाँ पे क्या ये C-130 हर्कुलस विमान है। तो ये पता चलता है वहाँ पे कि 15 जनवरी आर्मी डे की सेलिब्रेशन के लिए C-130 हर्कुलस विमान गए हुए थे और वो वहाँ पे थे ही नहीं। जब ये चीज़ सामने आती है तो फिर सरकार के दिमाग में ये आता है, IB और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ये बताती हैं कि 26 जनवरी आने वाला है, करीब 10 दिन बाद, और यहाँ पे इस समय सारी आर्मी की यूनिट्स आती हैं। तो इस तरह का कोई एक्सरसाइज इतने बड़े पैमाने पे कोई आर्मी की यूनिट बिना इन्फॉर्म किए क्यों करेगी? क्योंकि तमाम सारी जो यूनिट्स हैं आर्मी की वो वैसे ही 26 जनवरी के लिए आ चुकी होती हैं दिल्ली में। डिफेंस मिनिस्ट्री में जो अपने सोर्सेज थे, सरकार ने उनसे पता किया कि आखिर ऐसा क्यों था कि बताया नहीं गया। तो उन्होंने बताया कि ये एक रूटीन मूवमेंट है, इसके बारे में आर्मी कई बार इस तरह की मूवमेंट्स के बारे में सरकार को, डिफेंस मिनिस्ट्री को नहीं बताती और इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं। तो ये एक रूटीन मूवमेंट है और इस वजह से इसको सिर्फ नहीं बताया गया, इसके बारे में और कुछ इसमें शक की नज़र से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन सरकार के दिमाग में उस समय सवाल आ चुका था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, पहली बार इस तरह की चीज़ क्यों हुई भारत में। इस पर ज़्यादा कुछ किया नहीं गया क्योंकि क्लियर नहीं थी चीज़ें सारी, जितनी भी चीज़ें ये जो सामने आ रही थी सरकार के। लेकिन इसमें बताया जाता है कि 24 मार्च 2012 को होम मिनिस्ट्री ने जनरल, जो लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी थे, जो DGMO थे, उनके प्रमोशन का एक रिकमेंडेशन आया था आर्मी हेडक्वार्टर से सरकार के पास में, होम मिनिस्ट्री के पास। उन्हें असम राइफल्स का DG बनाया जाना था। सरकार ने 24 मार्च 2012 को इस रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया। बताया जाता है कि ये इसी का परिणाम है कि इस तरह की जो चीज़ आर्मी की तरफ से हुई थी। अब ये मामला करीब 3 महीने तक, जनवरी की ये बात है, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने तक मामला ठंडा रहा था। किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, सिर्फ टॉप पॉलिटिशियंस और टॉप ऑफिशियल्स जो आर्मी के थे, सिर्फ उनके बीच में ये बात थी। देश भर में लोग इससे अनजान थे पूरी तरह से। लेकिन 3 अप्रैल 2012 को इंडियन एक्सप्रेस अखबार के सीनियर जर्नलिस्ट की एक टीम और खुद एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता उसमें इन्वॉल्व थे। ये पूरे 6 हफ्तों की एक इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और इंडियन एक्सप्रेस अखबार में वो रिपोर्ट 3 अप्रैल 2012 को छापी जाती है। उस रिपोर्ट का जो हेडिंग दी गई थी वो थी, द नाइट रायसेना हिल वॉज स्पूक्ड, टू की मिलिट्री यूनिट्स, टू की आर्मी यूनिट्स मूव टुवर्ड्स दिल्ली विदाउट नोटिफाइंग गवर्नमेंट। अब जब ये आर्टिकल छापा जाता है
और देश भर में इसकी चर्चा होने लगती है तो देश भर में तमाम विवाद खड़ा हो गया। उस समय सरकार और सेना के जो रिश्ते थे उनको शक की नज़र से देखा जाने लगा। सरकार तक भी ये बात गई तो उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे A.K. एंटनी, उनका कहना था, उन्होंने इस पूरे आर्टिकल को और इस पूरे अखबार की इस खबर को, रिपोर्ट को बेसलेस बताया। उनका कहना था कि ये बिल्कुल पूरी तरह से बेसलेस है। इस तरह का कोई भी कम्युनिकेशन गैप सरकार और सेना के बीच में नहीं है। हमारे बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है और सेना के जो देशभक्ति है, जो पैट्रियोटिज्म है, उसको शक की नज़र से कभी देखा नहीं जाना चाहिए। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने और ऑफिसर्स ने ये भी कहा कि भाई उस आर्मी की यूनिट में जो चल रही थी वहां पे अगर मान लीजिए एक आर्मी की यूनिट में 900 सैनिक है, 900 जवान है, तो वो और आर्मी को अगर अपना कोई मसल पावर भारत सरकार को दिखाना है या भारत पे इस तरह से कब्जा करना है तो वो आगरा और हिसार से इतनी दूर से क्यों दिल्ली की तरफ ये यूनिट्स लाएगी? वो मेरठ और दिल्ली में इतनी तमाम सारी जो यूनिट्स हैं उन्हीं से ही कूच करवा सकती है, उन्हीं से ही कू करवा सकती है भारत में। तो इस तरह का भी कहना था। कुछ ऑफिसर्स ने इस समय याद किया जो पहले के फील्ड मार्शल थे भारत के, सैम मानेकशॉ, उनके एक स्टेटमेंट को, उनके और इंदिरा गांधी के बीच में एक जो बातचीत हुई थी उसको याद किया। उसमें बताया गया कि सैम मानेकशॉ से 1971 की लड़ाई के बाद जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि व्हेन यू आर गोइंग टू टेक ओवर द कंट्री सैम, तुम इस देश पर कब कब्जा करने वाले हो, तो उन्होंने बड़े सरकास्टिकली, बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से सैम मानेकशॉ ने यह कहा था कि यू रन द कंट्री, आई रन द आर्मी। आप कंट्री चलाती हैं, आप देश चलाती हैं और मैं आर्मी चलाता हूं। तो ये चीज याद की जाती है इस पूरे वाक्य के बाद। उसके बाद ऑपरेशन ब्रास्टैक्स को भी याद किया गया। ऑपरेशन ब्रास्टैक्स में ये था कि ये कंबाइंड ऑपरेशन था आर्म फोर्सेस का, मिलिट्री की। तो इसमें उस समय के जो आर्मी चीफ हुआ करते थे जनरल के सुंदर जी, तो वो 1987 और 88 के बीच में राजस्थान के डेजर्ट एरिया में, राजस्थान में आर्मी के मूवमेंट और स्पीड को चेक करने के लिए आर्म फोर्सेस और मैकेनाइज्ड यूनिट्स का एक एक्सरसाइज करा रहे थे। तो उससे हुआ ये था कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पे पाकिस्तान ने अपनी पूरी सेना को तैनात कर दिया था। उन्हें ऐसा लगा था उस समय, क्योंकि 1987-88 में वो इन्फॉर्म बिना किए इस तरह की एक एक्सरसाइज करा रहे थे, तो आर्मी को वहां पे पाकिस्तान की ये लगा कि भारत उन पर अटैक करने वाला है। तो वहां पे उस समय उन्होंने पूरी एक अपना सेना तैनात कर दी थी डर की वजह से बॉर्डर पर। तो इस तरह की चीजें कई बार ऐसा होता है, नेबरिंग कंट्रीज के लिए होता है, जब किसी देश की सेना बिना इन्फॉर्म किए एक बड़े तादाद में, बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज करती है तो बाकी दूसरा देश उससे डर जाता है और वो भी अलार्म हो जाता है, वो अपनी सेना खड़ी कर देता है बॉर्डर पे। लेकिन यहाँ पे ये ताज्जुब की बात थी जो 16 और 17 जनवरी की रात को हुआ भारत के अंदर, कि भारत की ही सेना से, भारत की ही सरकार, उस समय की यूपीए की गवर्नमेंट थी, वो डर जाती है। तो ये सब चीजें जब हुई, इस रिपोर्ट को इंडियन एक्सप्रेस की सरकार ने बेसलेस बताया। तमाम मिनिस्टर्स ने और खुद आर्मी के ऑफिसर्स ने, उस समय की दो सरकारें बीजेपी और कांग्रेस, उन्होंने भी इसको बेसलेस बताया, कहा कि हमें अपनी आर्मी के पैट्रियोटिज्म पे, उस पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार अपनी रिपोर्ट पर कायम रहा। तमाम न्यूज़ चैनल्स में इस पर बहस चली, लेकिन अखबार ने कहा कि हमने बहुत अच्छे क्लीन शब्दों में और सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस पूरी रिपोर्ट को पूरी छानबीन के बाद में ये बताया और इस तरह की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होने वाली थी उस दिन। इस तरह की चीज़ इंडियन एक्सप्रेस अपनी खबर पर पूरा अडिग रहा, खड़ा रहा। तो ये पूरा मामला चला, लेकिन ये जो मूवमेंट हुआ था हिसार से और आगरा से, इन दो यूनिट्स का आर्मी की, इसके बाद आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स थे और सरकार के जो उस समय की मौजूदा सरकार थी, यूपीए की सरकार, उनके बीच में उनके रिश्तों को शक की नज़र से देखा जाने लगा था और ऐसा बताया जाता था कि उस समय की सरकार को आर्मी से खतरा हो सकता है कभी। तो ये थी पूरी उस रात की कहानी, 16-17 जनवरी की रात को, जब ये दो यूनिट्स इस तरह से दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हुई थी कि सरकार उस समय की हिल चुकी थी। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि क्या भारत में कभी इस तरह की चीज़ हो सकती है? क्या भारत में सेना तख्ता पलट कर सकती है? कमेंट्स के आपका इंतज़ार रहेगा और आगे आने वाले कई सारे तमाम टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। अपने टॉपिक्स भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।